के बारे में डिस्कस किया था, कैलोरीमीटर के बारे में डिस्कस किया था एंड चेंज इन स्टेट के बारे में डिस्कस किया था। ओके, सो दिलीप, कल हमने जो भी पढ़ा था वो आपने ऑलरेडी 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है, तो ऐसा कुछ खास डिफरेंट नहीं पढ़ा है, बट स्टिल आई एम रिवाइजिंग एज आपका रिक्वेस्ट है। तो वी डिस्कस्ड अबाउट स्पेसिफिक हीट, हमने स्पेसिफिक हीट के बारे में डिस्कशन किया था। उसमें हमने 2 टाइप्स देखे थे। कौन से टाइप्स थे स्टूडेंट्स, बताओ जरा। What were those types? Specific heat at constant volume and constant pressure. Principal specific heat of an object at constant volume. Yes, पहले हमने प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट पढ़ा था, जिसमें हमने 2 टाइप पढ़े थे, प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट एंड द नेक्स्ट वन वाज मोलर स्पेसिफिक हीट। मोलर स्पेसिफिक। ओके, सो प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट में हमने 2 टाइप पढ़ा था, एक था एसवी, दूसरा था एसपी। एसपी दैट इज स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। मोलर स्पेसिफिक हीट इज रिप्रेजेंटेड बाय सीपी एंड सीवी। बस इसको मोलर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस स्पेसिफिक हीट में हम मास, यूनिट मास कंसीडर करते हैं, वी कंसीडर यूनिट मास, और इस स्पेसिफिक हीट में हम मास को मोल्स में लेते हैं, सो वी टेक मोलर मास, इसीलिए इसको मोलर स्पेसिफिक हीट बोलते हैं और इसको प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। क्लियर विद द पार्ट। और स्पेसिफिक हीट आपको पता है हाउ यू डिफाइन स्पेसिफिक हीट, आप स्पेसिफिक हीट डिफाइन कैसे करते हो। स्पेसिफिक हीट कैन बी डिफाइंड एज amount of heat required to raise the temperature of a unit mass by 1 degree Celsius. So यहाँ पर प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट जब हम लेते हैं तो यहाँ पर हम यूनिट मास बोलते हैं, और वहीं पे हम जब मोलर स्पेसिफिक हीट के बारे में बात करते हैं तो हम 1 मोल के टर्म में बात करते हैं। समझ में आया दिलीप, क्या समझाया मैंने? यस मैम। आपको समझा? हाँ यस मैम। ओके, या नेक्स्ट हमने जो टॉपिक डिस्कस किया दैट वाज कैलोरीमीटर। इसके बारे में भी आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है। कैलोरीमीटर में हमने ये पढ़ा कि अगर एक कैलोरीमीटर मोस्टली कॉपर या एल्यूमिनियम मटेरियल का बनाया जाता है, सो कैलोरीमीटर के अंदर जब आप पानी डालते हो एंड यू पुट अ थर्मोमीटर हियर, सो जो भी, अगर आपने समझो एक हॉट ऑब्जेक्ट इसके अंदर डाला तो द हीट लॉस्ट बाय हॉट ऑब्जेक्ट विल बी गेन्ड बाय वाटर एंड द कैलोरीमीटर। सो जो भी हीट समझो Q is the heat lost by this hot object, it will be gained by the water as well as the calorimeter। समझ में आया मैंने क्या कहा, समझा? Is it clear दिलीप? Heat lost by hot object will be gained by water and calorimeter. So Q is the heat lost by object, Q1 is the heat gained by water, and Q2 is the heat gained by calorimeter. Is it okay? Is it okay? Guys, please answer. Is it okay? Yes. Okay. So now this was the statement for calorimeter. अब यहाँ पर नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि अगर हीट लॉस्ट बाय हॉट ऑब्जेक्ट निकालना है तो इट विल बी m into s into, if T1 is the temperature of the hot object, T1 minus T, वो कुछ अमाउंट अपने में से लॉस करेगा, लेट दैट अमाउंट बी T। हीट गेन बाय वाटर, इफ वाटर के पास ऑलरेडी एक टेम्परेचर T2 है, सो हीट गेन बाय ऑब्जेक्ट विल बी m into s into, बताओ यहाँ पर क्या आएगा स्टूडेंट्स? T minus T minus T2. T2. T minus T minus T2. T2, मतलब उसके पास ऑलरेडी जितना अमाउंट होगा वो उतना चीज उतना टेम्परेचर हटा के उसके ऊपर के लिए गेन करेगा, इसीलिए हमने यहाँ पे T minus T2 लिया। दिलीप आपको समझ में आ रहा है व्हाई इट इज T minus T2? अगर वो ऑलरेडी 10 डिग्री सेल्सियस उसके पास है और आपका हॉट ऑब्जेक्ट उसको 30 डिग्री सेल्सियस दे रहा है, तो वो स्टार्टिंग का 10 डिग्री सेल्सियस के लिए गेन नहीं दिखाएगा, रिमेनिंग 20 के लिए दिखाएगा, इसीलिए गेन इन हीट विल बी T minus T2। समझ में आया? समझा? Yes. And Q2 was the heat gained by calorimeter। अगर कैलोरीमीटर का टेम्परेचर पहले से ही T3 है तो वो जो हीट गेन दिखाएगा
वो T-T3 के लिए दिखाएगा। मतलब अगर समझो उसका ऑलरेडी टेम्परेचर, लेट्स से उसका टेम्परेचर 20 है और आपके हॉट ऑब्जेक्ट ने 30 डिग्री का टेम्परेचर दिया है, तो वो स्टार्टिंग के 20 के लिए कोई हीट गेन नहीं दिखाएगा। सिर्फ कितने के लिए वो हीट गेन दिखाएगा? 10 के लिए। सो हीट लॉस्ट बाय हॉट ऑब्जेक्ट will be gained by calorimeter plus will be gained by water plus calorimeter. Hope you are clear. समझ में आया? Yes, ma'am. ओके नाउ उसके बाद हमने इससे पहले एक्चुअली हमने प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट और मोलर स्पेसिफिक हीट के बीच में रिलेशन देखा था। प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट जो है वो 1 यूनिट मास के लिए है और मोलर स्पेसिफिक हीट कितने के लिए? बोलो, मोलर स्पेसिफिक हीट कितने के लिए? 1 mole. One mole. 1 मोल। 1 mole. तो अगर आप उसको ग्राम्स के टर्म में देखो, अगर समझो दिस प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट इज फॉर 1 ग्राम, तो जो मोलर स्पेसिफिक हीट होगा वो 1 मोल के लिए, और 1 मोल इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल इफ आई टेक ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का 1 मोल इज 32 ग्राम्स। अगर आपके पास 1 ग्राम के लिए हीट है, इफ यू हैव 1 स्पेसिफिक हीट फॉर 1 ग्राम, आपको 32 ग्राम्स के लिए निकालना है, तो आप क्या करोगे? व्हाट यू विल सिंपली डू? into 32 Multiply. into 32, करेक्ट। सो एसपी और सी, या अगर सीपी और सीवी, सॉरी सीपी, इफ इट इज सीपी एंड दिस इज एस, सॉरी दिस इज एसपी एंड दिस इज सीपी, अगर आपको इनके बीच में रिलेशन निकालना है, तो सीपी इज इक्वल्स टू म्यू इनटू एसपी। मतलब एसपी की जो भी वैल्यू होगी, दिस म्यू इज मॉलिक्यूलर वेट। एसपी आपको 1 ग्राम की वैल्यू देता है। अगर आपको पूरे 1 मोल की वैल्यू निकालनी है, तो सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा, जो उसका मॉलिक्यूलर वेट है उससे एसपी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आपको 32 ग्राम्स का मिल जाएगा। एसपी आपको 1 ग्राम का स्पेसिफिक हीट देता है और मोलार स्पेसिफिक हीट आपको 1 मोल का देता है, और 1 मोल का फॉर ऑक्सीजन 1 मोल इज 32 ग्राम्स। सो अगर आपके पास 1 ग्राम का वैल्यू एसपी दे रहा है, आपको मोलार की वैल्यू निकालनी है, दैट इज 32 ग्राम्स की निकालनी है, तो सिंपली आप मॉलिक्यूलर वेट मल्टीप्लाइड बाय एसपी कर दोगे। समझ में आया मैंने क्या कहा? समझा व्हाट आई सेड? Yes, ma'am. Yes. एवरीवन क्लियर? चेंज ऑफ स्टेट के बारे में डिस्कस किया था। चेंज ऑफ स्टेट के बारे में हमने ये डिस्कस किया था कि हमने ग्राफ देखा था वाटर का, और ये चीज आपने ऑलरेडी ये सारी चीजें 10th स्टैंडर्ड में पढ़ी है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा डीप में नहीं जा रही हूँ। कल मैंने ऑलरेडी इन चीजों के बारे में डिस्कशन किया हुआ है, मैं आपको नोट्स भेजना भूल गई। टेम्परेचर वर्सेस टाइम, अगर आप पानी का टेम्परेचर वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाओ, तो स्टार्टिंग में आपको ए से बी के बीच में पानी का बिल्कुल टेम्परेचर इंक्रीज होता हुआ नहीं दिखता। वो टाइम में जो आइस है, वो जो सॉलिड है, आइस सॉलिड आइस है, वो आपका लिक्विड में कन्वर्ट होता है। उतने दूर में वो अपना टेम्परेचर चेंज नहीं करता, उसके बाद वो कंटिन्यूसली अपना टेम्परेचर चेंज करता है और अपने बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचता है, दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस। फिर से उसका टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है। सो दिस इज योर चेंज ऑफ स्टेट, ये आइस का चेंज ऑफ स्टेट है। होप आपको समझ में आ रहा है व्हाट आई सेड? समझा मैंने क्या कहा? Yes. ठीक है। सो दिस वाज द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ वाटर, एंड द लास्ट टॉपिक जो हमने कल डिस्कस किया था, दैट वाज योर सब्लिमेशन प्रोसेस। सब्लिमेशन प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसमें आपका जो सॉलिड होता है वो डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, या सॉलिड इज डायरेक्टली कन्वर्टेड टू, सॉलिड इज डायरेक्टली कन्वर्टेड टू वेपर। दिस इज सब्लिमेशन प्रोसेस। होप यू क्लियर? सो ऐसे प्रोसेस को हम सब्लिमेशन प्रोसेस बोलते हैं। जैसे कि अगर आप कैम्फर को रख दो तो डायरेक्टली सॉलिड से वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। सो दिस इज योर सब्लिमेशन प्रोसेस। समझ में आया? समझा? रिवाइज हो रहा है? दिमाग में आ रहा है हमने क्या क्या पढ़ा था? Yes. ठीक है, Yes. लेट्स मूव अहेड। लेट्स मूव अहेड विद अ न्यू टॉपिक।
डिफरेंस बिटवीन गैस एंड वेपर। गैस और वेपर के बीच में डिफरेंस है। हमको आज तक लगता था कि गैस और वेपर दोनों एक ही चीज है, बट दे बोथ आर डिफरेंट, दे हैव बोथ हैव अ डिफरेंट डेफिनेशन। दोनों का मतलब अलग है। सो गैस एंड वेपर आर टू डिफरेंट क्वांटिटीज और टू डिफरेंट थिंग्स टू अंडरस्टैंड इन साइंस। गैस और वेपर दोनों चीजें एक नहीं है। नाउ व्हाट इज गैस एंड व्हाट इज वेपर? ओके, there is, before starting with this, I would like to explain you one more definition. Critical temperature. प्लीज जरा यहाँ से ध्यान से सुनो, ये सारी चीजें आपके लिए नहीं है। क्रिटिकल टेम्परेचर, अब ये सारी चीजें आपने 10th में नहीं पढ़ी है, थोड़ी सी नहीं है आपके लिए। क्रिटिकल टेम्परेचर या क्रिटिकल पॉइंट के नाम से भी इसको जाना जाता है। व्हाट इज क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल पॉइंट? क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर के बाद जब आप उस किसी सब्सटेंस को इस टेम्परेचर के पास लेकर जाते हो, वो जो सब्सटेंस होता है वो गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। मींस दिस इज दैट टेम्परेचर आफ्टर विच योर substance starts converting into gaseous form. It start converting itself into gaseous form. So critical temperature is that temperature after which your, if it is liquid, it start converting to gas, or if it is liquid, it start converting to gas. और अगर आप इस टेम्परेचर के नीचे आते हो तो इफ इट इज गैस इट विल स्टार्ट कन्वर्टिंग टू लिक्विड। सो क्रिटिकल टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर तो होता है जिस टेम्परेचर पे जाने के बाद अगर आपने प्रेशर को प्रॉपरली मेंटेन किया, इफ यू आर मेंटेनिंग द प्रेशर, आपका जो सब्सटेंस है वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होना स्टार्ट होता है। दिस इज दैट टेम्परेचर। समझ में आया क्या क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है? समझा व्हाट इज क्रिटिकल टेम्परेचर? Yes. Yes. above which your substance starts converting into gaseous state. So critical temperature is that temperature above which your substance starts converting into gaseous state. Now, आप ये जो critical temperature होता है ये liquefaction process में यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास कोई गैस है, उस गैस को आपको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो आप उसको क्या करते हो? उसका दो तरीका है, या तो आप उसको प्रेशराइज कर दो, उसमें उसको प्रेशर करके उसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करो, या तो आप उसका टेम्परेचर गिरा दो। तो जिस टेम्परेचर के नीचे वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होता है उसी टेम्परेचर को हम क्रिटिकल टेम्परेचर के नाम से जानते हैं। आपको अगर किसी गैस को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करना है या किसी लिक्विड को गैस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो आपको अगर आप इस टेम्परेचर के नीचे जाओगे तो वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर आप इस टेम्परेचर के ऊपर जाओगे तो वो गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा एट अ स्पेशल प्रेशर। समझ में आया मैंने क्या कहा? समझा व्हाट आई सेड? व्हाट इज दिस क्रिटिकल टेम्परेचर? Yes. 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 सो क्रिटिकल टेम्परेचर के अबव गए तो सब्सटेंस इज कन्वर्टेड टू गैस, बिलो आए the substance is converted to Liquid. the gas is liquefied. Okay, so this is what is critical temperature. Now this gives you the difference between gas and vapor. ये आपको गैस एंड वेपर, ये क्रिटिकल टेम्परेचर आपको गैस एंड वेपर के बीच में डिफरेंस क्रिएट करके देता है। गैसेस वो सब्सटेंस होते हैं, गैस हम उनको बोलते हैं साइंटिफिकली, हालांकि जब आप नॉर्मली पढ़ते हो एट लोअर स्टैंडर्ड्स, आप गैस और वेपर आपके लिए एक ही बात होती है, बट जब आप एक हायर लेवल पे जाकर एक्सपेरिमेंट करोगे वहां पर गैस एंड वेपर आर डिफरेंट क्वांटिटीज। गैस और वेपर एक अलग अलग पूरी अलग क्वांटिटीज है। गैस वो चीज होती है जो क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर ही अबव में ही गैस फॉर्म में रहती है, अदरवाइज वो लिक्विड फॉर्म में रहेगी। सो गैस आर दोज क्वांटिटीज जो क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर जाने के बाद ही गैस फॉर्म में आएगी, उसके अगर आप नीचे हो तो वो लिक्विड फॉर्म में रहेगी। समझ में आया व्हाट इज गैस? गैस क्या है? गैस वो सब्सटेंस है जो क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर ही गैसियस फॉर्म में रहेगा, उससे नीचे अगर आपने उसको, उस क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे अगर आपने उसका टेम्परेचर लाया तो वो लिक्विफाइड फॉर्म में हो जाएगी, तुरंत इट विल बी कन्वर्टेड टू लिक्विफाइड फॉर्म। बट वेपर ऐसा सब्सटेंस है जो क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे भी गैसियस स्टेट में रहता है या वेपर स्टेट में रहता है। वेपर आर दो सब्सटेंसेस जो क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे भी दे आर इन द गैसियस स्टेट। सो वेपर वो है जो क्रिटिकल टेम्परेचर के बिलो भी गैसियस स्टेट में रह सकता है। समझ में आया गैस और परफेक्ट गैस और वेपर के बीच में डिफरेंस क्या है? समझा व्हाट आई सेड? Yes. Yes. So you have to
मेंटेन दिस डिफरेंस, आपको ये डिफरेंस पता होना चाहिए। भले आपको अभी पढ़ाते वक्त गैस और वेपर में कोई खास डिफरेंस नहीं बताया जाएगा, पर आपको इनके बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए कि अगर आपको किसी ने बोला कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गैस एंड वेपर, तो आप अगर आप एक साइंस के परफेक्ट साइंटिफिक टर्म में अगर आप बात करोगे तो आपको ये चीज समझाने आनी चाहिए कि जो गैस होता है वो क्रिटिकल टेम्परेचर के अबव में ही गैसियस स्टेट में होता है। हम परफेक्ट गैस उसी को बोलते हैं जो क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर ही गैसियस स्टेट में रहे। बट अगर आप वेपर बोल रहे हो तो वेपर जो है वो क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे भी गैसियस स्टेट में रह सकता है। समझ में आया व्हाट आई सेड? समझा मैंने क्या कहा? Yes. Yes. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन गैस एंड वेपर। व्हाट अबाउट बॉयज, आपको समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. ओके, सो दिस बीइंग गैस एंड वेपर, आप जिस चीज को आप वेपर बोलते हो वो उसको क्रिटिकल टेम्परेचर तक जाने की जरूरत नहीं है गैसियस स्टेट में रहने के लिए। वो अपने क्रिटिकल टेम्परेचर से पहले ही गैसियस स्टेट दिखाना चालू कर देता है। बट जो परफेक्ट गैस होते हैं वो क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर ही गैसियस स्टेट में आएंगे, उसके नीचे वो हमेशा लिक्विफाइड फॉर्म में रहेंगे। ठीक है, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन गैसियस स्टेट। नाउ दूसरी बात ये है कि अगर आपको वेपर को लिक्विफाई करना है, इफ यू वांट टू लिक्विफाई वेपर, तो इसके लिए अगर आपने सिर्फ प्रेशर को अगर आपने दबा दिया, आपने प्रेशर ज्यादा अप्लाई कर दिया, प्रेशर इंक्रीज कर दिया, तो भी वेपर अपने आप लिक्विफाइड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। इनको लिक्विफाई करना बहुत बड़ी बात नहीं है, आराम से लिक्विफाई हो जाते हैं। जस्ट इंक्रीज द प्रेशर एंड दे विल बी कन्वर्टेड टू लिक्विफाइड फॉर्म। बट जो गैस है उसको अगर आपको लिक्विफाई करना है, इफ यू वांट टू लिक्विफाई दिस गैस, तो आपको इसको क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे लाना पड़ेगा, अदरवाइज ये इतना इजीली लिक्विफाई नहीं होते। सिर्फ प्रेशर के हेल्प से आप गैस को लिक्विफाई नहीं कर सकते, उनको आपको क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे लाना ही पड़ेगा, तो ही वो लिक्विफाई होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। So these are the two difference between gas and vapor. गैस ऐसी चीज है जो क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर ही गैसियस फॉर्म में रहती है, क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे वो गैसियस फॉर्म में नहीं रह सकती। वेपर ऐसी चीज है जो क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे भी गैसियस फॉर्म में एग्जिबिट हो सकती है। दूसरी चीज ये है कि अगर आपको वेपर को लिक्विफाई करना है तो आप सिर्फ प्रेशर बढ़ा दो, वो लिक्विफाई हो जाएगा आराम से। बट गैस का ऐसा नहीं है, गैस को अगर आपको लिक्विफाई करना है तो उसको आपको क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे लाना पड़ेगा, तो ही वो लिक्विफाई होगा। अदरवाइज सिर्फ आप प्रेशर अप्लाई करोगे तो वो लिक्विफाई नहीं होगा। समझ में आया मैंने क्या समझाया? समझा ये दो डिफरेंस बिटवीन गैस Yes. गैस एंड वेपर? क्लियर? Yes. Yes. तो अगर आपको किसी ने बोला कि आपको एक गैस दिया है और आपको उसको लिक्विफाई करना है, तो सिर्फ प्रेशर लगा के आप उसको लिक्विफाई कर सकते हो क्या? तो आपको ये चीज क्लियरिफाई करनी है कि अगर वो गैस है, इफ इट इज अ गैस, तो सिर्फ प्रेशर लगा के मैं उसको लिक्विफाई नहीं कर सकती, मुझे उसका टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे लाना होगा। सिर्फ प्रेशर उसको लिक्विफिकेशन नहीं कर सकता उसका। हाँ, अगर वो वेपर है तो मैं प्रेशर अप्लाई कर उसको लिक्विफिकेशन प्रोसेस में ला सकती हूँ। समझ में आ रहा है? समझा व्हाट आई सेड? Yes. Yes. आपके घर पे जो मीथेन गैसेस यूज किया जाता है, दैट इज योर कुकिंग लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, वहां पर उस पे प्रेशर ही अप्लाई किया जाता है, प्रेशर इज अप्लाइड एंड उसका टेम्परेचर भी थोड़ा मेंटेन किया जाता है बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर। ठीक है, सो वहां पर दोनों के हेल्प से उसको लिक्विफाइड फॉर्म में रखा जाता है, इसलिए उसको बहुत संभाल होता है। तो इतना अनस्टेबल होता है कि अगर आपने हल्का सा भी उसके साथ लापरवाही की तो फट से वो फूट जाएगा विथ लॉट्स ऑफ एनर्जी, क्योंकि उसको लिक्विफाई करने के लिए काफी ताकत लगाई जाती है, तो ही वो लिक्विफाइड स्टेज में रुकता, अदरवाइज वो बहुत अनस्टेबल होता है इन द लिक्विफाइड स्टेज। सो दिस इज व्हाट इज द पार्ट अबाउट लिक्विड गैस वेपर। होप यू आर क्लियर विथ व्हाट इज गैस एंड व्हाट इज वेपर। बात आपको एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू में रखनी है कि गैस क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे ही होता है, पर सिर्फ प्रेशर अप्लाई करने से भी लिक्विफाई हो सकता है। होप यू आर क्लियर एवरीवन? Yes. 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 So let's move ahead with the topic which we have already started in 10th standard, that is latent heat। इसके बारे में तो आपको पता है। So
लेटेंट हीट is that amount of heat जो किसी भी सब्सटेंस के स्टेट को चेंज करने में यूजफुल होती है। जो हीट किसी सब्सटेंस के स्टेट को चेंज करने में इन्वॉल्व होती है, उस हीट को हम लेटेंट हीट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब हमने आइस का एग्जाम्पल लिया था, आई सेड देयर इज अ आइस इनसाइड, आपने इसको हीट करना स्टार्ट किया। स्टार्टिंग में ये जो आइस है ये लिक्विड में कन्वर्ट होगी, इट विल बी कन्वर्टेड टू लिक्विड, और इस टाइम पे देयर विल बी नो चेंज इन टेम्परेचर। तो यहाँ पर आप हीट प्रोवाइड कर रहे हो, टोटली दैट हीट विल बी यूज्ड फॉर कन्वर्शन फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, मतलब चेंज ऑफ स्टेट के लिए यूज हो रही है। सो जो हीट सिर्फ चेंज ऑफ स्टेट के लिए यूज होती है और वहां पर टेम्परेचर चेंज नहीं होता, ऐसी हीट को हम लेटेंट हीट का नाम देते हैं। होप यू क्लियर व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। समझ में आ रहा है क्या था? समझा? Yes. 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 Okay. And formula for latent is given by Q is equals to M into L, where M is the mass of an object and L is the latent heat of an object. Okay? So Q is equals to M in Q is the amount of heat involved, M is the mass, and L is the latent heat of the object. So latent heat is that amount of heat which is used to convert, to change the state of an object from one state to another state by keeping the temperature constant. इस particular division में आपका temperature constant हो. Hope one is clear. What is the unit of latent heat? Anyone? जूल पर Latent heat केजी। L का unit क्या होगा? Joule per kg. Joule per Yes, kg. it will be joules kg. Sorry, joules नहीं आता. Joule per kg. Okay. So this is for latent heat. There are different latent heat, latent diffusion and latent heat of evaporation. बताओ जरा what is latent heat of fusion? क्या वॉइस होता है? ब्रेक हो रहा है। Hello, am Is ice ठीक है, am I audible? Ice to water. ice to Yes. water or water Ice to to steam? water. Fusion Solid is ice to to water. liquid. सॉलिड टू लिक्विड स्टेट। Solid to liquid. Liquid or liquid to gas? Liquid to gaseous. This fusion is Solid the to amount liquid. of heat Solid to required liquid. Solid to to change the liquid. state from solid to liquid. Yes, it is to change the state from solid to Liquid. liquid. Wait for a while. Clear? Clear, everyone? यस। Yes. Okay. Now, this is the amount of heat required to change the state solid to liquid at temperature. At constant temperature, और use जरूरी है. Okay. Next is latent heat of vaporization. Liquid to Liquid gaseous. to gaseous. लिक्विड टू गैसियस पेपर। Yes. So this is liquid to vapor or liquid to gaseous state. At constant temperature. ये term use करना जरूरी है. So is the amount of heat involved changes an object from liquid to gaseous state at constant temperature. Hope you clear. सब समझा? यहाँ पर यस। किसको कोई डाउट है? No. No. सब कुछ क्लियर है? यस। आगे बढ़े? Yes. Yes. Okay. Let's move ahead with the topic, and again important for you and new for you, change of phase. अब यहाँ पर हम ग्राफ देखने वाले हैं। जो के ऑब्जेक्ट्स हैं उनका फेस चेंज होता है और वो फेस चेंज प्रेशर से कैसे वह करता है, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इस पार्ट। प्लीज जरा ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट है। दिस इज चेंज ऑफ फेस ऑफ अ वाटर, प्योर वाटर में बात। आप पे विजिबल है, ड्रॉ कर रही हूँ। यस।
This is pressure versus temperature ग्राफ है ये. Pressure versus temperature का ग्राफ है. And this is for a pure water. We are going to draw two graphs. One is for the pure water and the another one is for the carbon dioxide, that is dry ice. समझ नहीं आ रहा है. मैंने कुछ बोला ही नहीं अभी तक, तो आवाज कहाँ से आएगी? आई एम जस्ट ड्राइंग द ग्राफ. अब ग्राफ देखो फिलहाल. कभी कभी हम नहीं भी कुछ बोलते हैं, ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, सिर्फ ग्राफ को देखो अभी फिलहाल, जो समझे, जो दिखा रही हूँ. जस्ट लुक एट द ग्राफ. Let me draw the graph first and then I'll explain you the graph. ठीक है. Look at the graph now. This graph is pressure versus temperature. Pressure here is in atmospheric, that is ATM, and the temperature is in degrees Celsius. I'm taking the temperature is in degrees Celsius. Okay. Now just look at the graph and try to understand what I'm trying to explain you. This graph is explaining you the change of phase. Means here we are going to discuss about the change in phase of an object of a pure, actually we are talking about a pure water. Change in phase of a pure water which vary according to the pressure and according to the temperature. Temperature और pressure के हिसाब से किस तरीके से आपके object का phase या आपके पानी का phase change होता है. That is what we are going to discuss in this graph. Okay? जरा graph को ध्यान से समझो, उसके बाद डिटेल में समझाती हूँ. This is pressure. Y एक्सिस पे हमने प्रेशर रखा हुआ है, एक्स एक्सिस पे हमने टेम्परेचर रखा हुआ है इन डिग्री सेल्सियस. प्रेशर इज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक के टर्म में लिया है, एटीएम के टर्म में लिया है. नाउ दिस पार्ट रिप्रेजेंट्स कि अगर आप इस टेम्परेचर के बिलो जा रहे हो, दैट इज 0.001, दिस टेम्परेचर इज अप्रोक्सीमेटली 0 डिग्री सेल्सियस इफ यू अंडरस्टैंड. सो अगर आप इस टेम्परेचर से अंदर जाते हो, you will experience the pure water in the form of solid. आप solid के फॉर्म में उसको एक्सपीरियंस करोगे. अगर आप 0 से 100 के बीच में जा रहे हो, तो आप जो है वो जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, पर्टिकुलर ये है, क्या बोलते हैं, आपका जो वाटर है, of course you have to keep that in mind कि your pressure should be above 0.06. प्रेशर जो है वो इस क्वांटिटी के ऊपर होना चाहिए. So अगर प्रेशर इस क्वांटिटी के ऊपर है और टेम्परेचर 0.01 से 100 के बीच में है, तो आपका जो पानी है वो लिक्विड स्टेट में मिलेगा. एंड अगर आपका प्रेशर इससे बिलो में है, बिलो 0.06 या ये रेंज से नीचे है, तो आपको, और अगर आप इस रेंज में हो, तो आपको जो आपका जो पानी है वो वेपर फॉर्म में मिलेगा. एंड इफ यू आर अबव 100, अगर आप 100 के ऊपर हो, बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर हो, तो भी आपका जो पानी है वो जो वाटर है वो वेपर फॉर्म में मिलेगा. सो दिस इज व्हाट दिस ग्राफ इज एक्सप्लेनिंग. वापस समझा रही हूँ, ध्यान से सुनो. बिलो 0.01, 0.01 से नीचे, 0.01 से नीचे कंटिन्यूसली आपको आपका जो पानी है वो सॉलिड फॉर्म में मिलेगा.
this is the part. If you are below 0.01, अगर आप 0.01 से नीचे हो तो कंटिन्यूसली ये पूरा पार्ट देखो आप, दिस पार्ट, कैन यू सी दिस पार्ट हियर, यहाँ पर ये SV है, इसके बारे में मैं बाद में जरा समझाती हूँ। 0.01 से नीचे हो तो आपको जो है वो आपका जो वाटर है वो, एंड ऑफ कोर्स योर प्रेशर शुड बी ग्रेटर देन 0.006। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, इस प्रेशर से 0.006 एटम से ऊपर प्रेशर होना चाहिए। तो आपको प्योर सॉलिड आपके ऑब्जेक्ट को आपका जो पानी है वो प्योरली सॉलिड फॉर्म में रहेगा। अगर आपका प्रेशर इसी टेम्परेचर के नीचे में 0.06 से नीचे है या उसके बराबर है तो आपका जो सॉलिड है वो सॉलिड और वेपर फॉर्म में, दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। दिस इज सब्लिमेशन कंडीशन। ये आपका सब्लिमेशन कंडीशन वाला पार्ट है। अगर आपने टेम्परेचर 0.01 से नीचे रखा और टेम्परेचर आपका 0.06 से नीचे है तो आपका जो सॉलिड है वो डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट होगा। देयर विल बी कन्वर्जन ऑफ SV, सॉलिड टू वेपर। सो आप पानी को भी डायरेक्टली सॉलिड टू वेपर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। यू कैन कन्वर्ट योर सॉलिड इनटू डायरेक्टली इनटू वेपर फॉर्म, बट उसके लिए आपको कंडीशन ये रखनी होगी कि टेम्परेचर शुड बी स्मॉलर देन 0.01, तो ही आपका वो पानी सॉलिड फॉर्म में रहेगा, और प्रेशर शुड बी स्मॉलर देन 0.006, देन योर सॉलिड विल बी डायरेक्टली कन्वर्टेड टू वेपर। सो below this temperature, below this particular temperature, you will experience that your this part, ये graph का ये वाला part देखो खाली, this part. So what you can analyze from this graph, that if temperature is smaller than 0.01 and pressure is whatever may be the pressure, you will experience that कि आपका जो पानी है वो most probably solid form में आपको मिलेगा, that is in the ice form. समझ में आ रहा है मैंने क्या कहा? समझा ये सॉलिड वाला पार्ट? ये पार्ट समझ में आ रहा है आपको? Yes. Yes. नाउ सेकंड पार्ट इज कि जो आपका प्रेशर का एरिया है, जो आपका प्रेशर का वैल्यू है, जरा आप यहां से देखो। लिक्विड फॉर्म इज दिस, ये लिक्विड फॉर्म में है। लिक्विड फॉर्म में आपको कब मिलेगा पानी? व्हेन योर वाटर विल बी इन द लिक्विड फॉर्म। आपका लिक्विड फॉर्म में आपका वाटर कब एग्जिस्ट करेगा? जब आपका प्रेशर, पहली बात तो 0.06 से ऊपर होना चाहिए, और टेम्परेचर किस किस रेंज के बीच में होना चाहिए? व्हाट शुड बी द टेम्परेचर रेंज? 0.01 to 100. 0.01 to 300. 0.01 to 100 के बीच में आपका जो वाटर है वो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। और दूसरा कंडीशन ये है कि प्रेशर शुड बी ग्रेटर देन 0.006। Your pressure should be greater than 0.006 and your temperature should be in between 0.01 to 100 degrees Celsius. Then only you will experience water in the form of liquid. Clear with the part? Samjha? And the next part is the vapor form. Of course, 100 से above तो you experience your liquid will be converted to vapor form. That is quite clear. Okay. But एक और चीज इस ग्राफ को देखकर समझ में आ रही है. You can experience one more thing about a graph. आप ये वेपर वाला एरिया देखो. ये वेपर वाला एरिया ये बताता है कि अगर आपने प्रेशर रिड्यूस किया, इफ यू आर रिड्यूसिंग द प्रेशर अगर आपका ये जो पॉइंट दिख रहा है प्रेशर का, ये प्रेशर वाला पॉइंट है, अगर इस प्रेशर अमाउंट से आपने नीचे प्रेशर लिया, प्रेशर का वैल्यू अगर आपने नीचे किया, तो आप सीधा वेपर स्टेट के फॉर्म में चले जा रहे हो। मतलब अगर आप चाहो तो आप अपने पानी का बॉइलिंग पॉइंट, मतलब वेपर में कन्वर्ट होने वाला पॉइंट को आप टेम्परेचर की वैल्यू को आप कम भी कर सकते हो। यू कैन रिड्यूस द वैल्यू ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। जरूरी नहीं है कि पानी हमेशा 100 डिग्री सेल्सियस पे ही वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो। अगर आपका प्रेशर का वैल्यू भी घटाओ, अगर आप प्रेशर की वैल्यू को कम कर दो, तो भी आपको इसी रेंज में 0.01 से 100 के रेंज में भी आपको पानी वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होकर मिल सकता है। कुछ समझ में आ रहा है ग्राफ में मैं क्या समझा रही हूँ? आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? Yes. Yes. मींस So ये वेपर का एक और बार समझा ना। समझाती हूँ, लिसन। ये ग्राफ आपको पानी की बहुत सारी, जब जो हम फेज ऑफ चेंज इन फेज कर रहे हैं, वो पानी किस तरीके से आप प्रेशर को या टेम्परेचर को वेरी करके आप उसके अंदर चेंज इन फेज ऑब्जर्व कर सकते हो, ये ग्राफ आपको वो एक्सप्लेनेशन देता है। मैं वापस समझा रही हूँ, ध्यान से सुनो। ओके, वेपर वाला पार्ट में ध्यान से वापस समझा रही हूँ, सुनो। जैसे कि मैंने कहा कि अगर आपको उस पानी को लिक्विड स्टेट में रखना है, इफ यू वांट टू कीप द वाटर इन लिक्विड स्टेट, योर प्रेशर शुड बी ग्रेटर देन 0.06। एज यू कैन सी द प्रेशर का वैल्यू 0.06 से ऊपर ही लिक्विड आ रहा है। अगर आप 0.06 से नीचे गए तो उसी टेम्परेचर के बीच में आपको वेपर स्टेट देखने के लिए मिल रहा है।
मतलब अगर आपको चाहिए कि आपका पानी लिक्विड स्टेट में हो तो आपका प्रेशर 0.01 से ऊपर होना चाहिए. इट शुड बी ग्रेटर देन 0.01, सॉरी 0.006. अगर आपने प्रेशर को रेड्यूस किया, समझो आपने प्रेशर यहाँ लिया है, प्रेशर इज स्मॉलर देन 0.06, तो जहां पर आप पानी को लिक्विड स्टेट में एक्सपेक्ट कर रहे थे जिस टेम्परेचर रेंज में, वहीं पर आपका पानी कौन से स्टेट में एग्जिस्ट करके मिलेगा, कौन से स्टेट में एग्जिस्ट करके मिलेगा आपको? Vapor. Look at the graph and observe Vapor. and answer. वेपर स्टेट में मिलेगा. मतलब अगर आप अपने पानी को वेपर स्टेट में कन्वर्ट करना चाहते हो तो जरूरी नहीं है कि आप 100 डिग्री सेल्सियस का वेट करो. अगर आपने उसका प्रेशर किसी तरीके से कम कर दिया तो भी आप पानी को वेपर स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हो इन द रेंज ऑफ 0.01 to 100. नॉर्मली 0.01 to 100 के रेंज में पानी कौन से फॉर्म में होता है? विच फॉर्म इट इज? Liquid. Liquid. लिक्विड. बट अगर आपने उसका प्रेशर कम कर दिया, इफ यू रिड्यूस द प्रेशर, आपके घर पे, मैम हमने तो ऐसा कभी देखा नहीं, आपके घर पे जो प्रेशर लगता है वो ये है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में तो 0.01 से 100 के बीच में आपका पानी लिक्विड स्टेट में ही रहेगा, दिस स्टेट. सो अगर आपको चाहिए कि आपका पानी इस टेम्परेचर के बीच में, दैट इज 0.01 से 100 के बीच में वेपर फॉर्म में आए, तो अगर आपने उसका प्रेशर कम कर दिया, reduce कर दिया, below than 0.06 कर दिया, if you are reducing the pressure, तो आप पानी को below 100 डिग्री सेल्सियस भी वेपर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो. मिस Hope you are प्रेशर कैसे understanding कम that. कर सकते हैं? There are different ways to reduce the pressure. प्रेशर बढ़ाया जैसे जाता है वैसे प्रेशर कम भी किया जा सकता है. There are different machines which can be used to decrease the pressure of an object. मशीन्स के हेल्प से आप प्रेशर बिना को reduce मशीन कर के नहीं हो सकते सकता ना. हैं. नहीं, वैक्यूम क्रिएट कर दो, यस. नंबर ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स कम हो जाएंगे, प्रेशर एरिया का कम हो जाएगा. सो देयर आर नंबर ऑफ वेज इन विच यू कैन reduce the pressure. There are different machines by which the pressure can be reduced and the pressure can be increased. Okay, so this is what is the part. This is what your graph is explaining. कि इस particular ऐसे conditions में you can get the solid, liquid and vapor just by reducing the pressure or by increasing the temperature. आप temperature को change करके भी पानी को अलग अलग phases में observe कर सकते हो by keeping one particular temperature, by keeping one particular pressure, या pressure को reduce करके भी पानी के boiling point को के अंदर changes ला सकते हो. You can observe that. Okay, now this is, just look at the graphs now. SV, LS, LV, ये तीन phases है. यहाँ पर your solid is directly converted to vapor. ये SV ग्राफ ये बताता है कि अगर आपने ये कंडीशन रखा कि टेम्परेचर इज लेस देन 0.01 एंड योर प्रेशर इज लेस देन 0.006, तो आपका सॉलिड डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आपका सॉलिड डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाएगा? बोलो, वेपर फॉर्म. पेपर. ये एसवी ग्राफ ये बताता है, ये एसवी ग्राफ ये बताता है कि अगर आपने प्रेशर इससे कम रखा और टेम्परेचर इससे कम रखा तो आप सॉलिड से डायरेक्टली वेपर कन्वर्ट कर सकते हो. एलएस ग्राफ ये बताता है कि अगर आपने प्रेशर इस रेशियो में रखा, इस रेंज में, दैट इज 0.06 से 1 एटम या 0.06 से 218 के रेंज में रखा, और आपका जो टेम्परेचर है वो रेंज कर रहा है फ्रॉम 0.01 टू 100, इनके बीच में रेंज कर रहा है, तो आपका सॉलिड और लिक्विड एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा. मींस योर सॉलिड विल बी कन्वर्टेड टू लिक्विड. आपका सॉलिड जो है वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होगा. ओके, नेक्स्ट उसने बोला कि अगर आप अब इस पॉइंट से ऊपर देखो, दिस इज एलवी ग्राफ. ये एलवी स्टेट ये बता रहा है कि अगर आपने टेम्परेचर 100 से ऊपर रखा है और आपका प्रेशर एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ऊपर है, if the pressure is above 1 atmospheric pressure or equal to 1 atmospheric pressure and your temperature is above 100 or 100, then you will experience that your liquid is converting to what? Bolo? Vapor. Liquid is converting to vapor. So this is what this graph is explaining you. This point is called as triple point. Perfect 0.006 atmospheric pressure हो और 0.01 टेम्परेचर हो, तो आपको इस पॉइंट पे सॉलिड, लिक्विड और वेपर ये तीनों आपको इक्विलिब्रियम में देखने के लिए मिलेंगे. आपको वहां पे सॉलिड स्टेट भी देखने के लिए मिलेगा, लिक्विड स्टेट भी देखने के लिए मिलेगा और वेपर स्टेट भी देखने के लिए मिलेगा. सो दैट इज ऑब्जर्व एट दिस पर्टिकुलर फिक्स्ड प्रेशर एंड टेम्परेचर का वैल्यू. ठीक है, एंड दिस इज दैट क्रिटिकल पॉइंट जिस पॉइंट के ऊपर आपका जो लिक्विड है वो पूरी तरीके से गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा. दैट इज एट द टेम्परेचर ऑफ 374 and at the pressure of
218। यहाँ पर आपका लिक्विड पूरी तरीके से गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, या इस पॉइंट के नीचे आप उस वेपर को पर्टिकुलरली प्रॉपरली आप लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हो। समझ में आया व्हाट आई सेड? समझा? Yes. Yes. आई वांट यू टू लुक एट दिस ग्राफ। सॉलिड स्टेट को समझो, लिक्विड स्टेट को समझो, वेपर को समझो, क्या प्रेशर है, क्या टेम्परेचर है, किस रेंज पे कहाँ पर कैसा चेंजेस आ रहा है, वो एक चीज समझो। एसवी ग्राफ क्या है, एलएस ग्राफ क्या है, एलवी ग्राफ क्या है, क्रिटिकल पॉइंट क्या है, ट्रिपल पॉइंट क्या है, ये सारी चीजें जरा इस ग्राफ को एक बार अच्छे से ऑब्जर्व करो। देखो ऐसा कुछ है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है। मैम क्रिटिकल पॉइंट बताओ ना फिर से। क्रिटिकल पॉइंट इज दैट पॉइंट आफ्टर विच यू कैन लिक्विफाई योर गैस। अगर आप उसके पीछे लेकर आओ, उस टेम्परेचर से आप नीचे लेकर आओ, तो आपका गैस धीरे धीरे लिक्विड फॉर्म में, या आपका वेपर धीरे धीरे लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। बट सिंस हियर वी आर टॉकिंग अबाउट वेपर, तो आप सिर्फ प्रेशर को रिड्यूस करके भी उसको लिक्विफाइड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। ये चीज हमने पीछे पढ़ी कि वेपर और गैस में यही मेन डिफरेंस है। मैं वेपर टर्म में बात कर रही हूँ, इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि मेरे को टेम्परेचर डिक्रीज करने की जरूरत है। अगर मैंने प्रेशर का अमाउंट भी अगर किसी तरीके से इंक्रीज किया, तो आई कैन कन्वर्ट माय गैस इनटू द वेपर, vapor into the liquid. So critical point is that point after which temperature and after which pressure your liquid form is purely totally converted into the vapor or gaseous form. This is that point. Yes. और इसको देखो, इसको वेपर टर्म इसीलिए दिया गया क्योंकि क्रिटिकल टेम्परेचर इज 374 फॉर वाटर, बट वाटर जो है वो 374 से पहले ही वेपर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, गैसियस स्टेट में आ जाता है। इसीलिए पानी से बना हुआ जो गैसियस स्टेट होता है हम उसको गैस नहीं बोलते, वेपर बोलते हैं। क्यों? क्योंकि क्रिटिकल टेम्परेचर फॉर गैस फॉर वाटर इज 374, बट आपका वाटर गैसियस स्टेट में कौन से फॉर्म में किस टेम्परेचर पे दिखना चालू हो जाता है? 100. किस टेम्परेचर पे दिखना चालू हो जाता है? 100 पे। मतलब वो क्रिटिकल पॉइंट से पहले ही गैसियस फॉर्म में चला जाता है। तो ऐसे ही गैसियस स्टेट को हम वेपर बोलते हैं ना, जो क्रिटिकल पॉइंट से पहले ही अपना वेपर स्टेट अपना गैसियस स्टेट दिखाना चालू कर दे। जो प्योर गैस होता ना, वो कभी भी क्रिटिकल पॉइंट से पहले अपने आप को गैसियस स्टेट में नहीं लाता। इसीलिए पानी से निकला हुआ जो गैसियस स्टेट होता है हम उसको गैस नहीं बोलते, हम उसको वेपर बोलते हैं, वाटर वेपर बोलते हैं। समझ में आ रहा है मैंने क्या कहा? Yes. समझा व्हाट आई सेड? ओके, सो लुक एट द फैक्टर्स नाउ। ठीक है, एक बार वापस से रिवाइज कर रही हूँ। ये फेजेस आपको शायद ना समझे इसलिए, क्योंकि मैं अगर क्लास में होते तो मैं आपको ऑन द स्पॉट लिखवाती और आपको बोलती कि एक बार रीड करो, क्या पता आपको स्टेटमेंट क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसलिए मैं वापस समझा रही हूँ। मैं आपको आज नोट्स भेज दूंगी, आप एक बार वो नोट्स रीड करके रखना। अगर आपको कोई स्टेटमेंट नहीं समझेगा तो हम नेक्स्ट लेक्चर में उस चीज को क्लियर करके लेंगे। ओके, अगेन आई एम रिवाइजिंग। देखो जरा ध्यान से, इस प्रेशर से और इस टेम्परेचर से नीचे आपको प्रेशर और टेम्परेचर दोनों की वैल्यू देखनी है। जैसे कि टेम्परेचर अगर समझो यहाँ पर आपने एक टेम्परेचर लिया, टेम्परेचर इज 0. लेट्स से इट इज बिलो देन 0.01 टेम्परेचर, और प्रेशर अगर 0.06, ये जो भी अमाउंट हो प्रेशर का, उस प्रेशर अमाउंट पे और उस टेम्परेचर अमाउंट पे आपका जो गैस, आपका जो पानी है वो सॉलिड फॉर्म में मिलेगा। इट विल बी इन द सॉलिड फॉर्म। एसवी ग्राफ ये रिप्रेजेंट करता है कि इस प्रेशर से नीचे और इस टेम्परेचर से नीचे आपका सॉलिड डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट होता है। मतलब सॉलिड और वेपर थर्मल इक्विलिब्रियम में होते हैं। दे आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम एट दिस कंडीशन। डायरेक्टली सॉलिड का कन्वर्शन वेपर में होता है। इट इज नॉट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। दिस इज सब्लिमेशन एरिया। ये सब्लिमेशन एरिया है जहां पर सॉलिड और वेपर एक दूसरे से इक्विलिब्रियम कंडीशन में होते हैं। ओके, नाउ अगर आप इससे ऊपर जा रहे हो, आपको चाहिए कि आपका पानी जो है
वो लिक्विड स्टेट में हो, तो उसको लिक्विड स्टेट में होने के लिए उसका प्रेशर जो है वो इस अमाउंट से ऊपर होना चाहिए. प्रेशर का अमाउंट शुड बी ग्रेटर देन 0.06. अगर आपने प्रेशर का अमाउंट रिड्यूस किया, ओके, प्रेशर का अमाउंट शुड बी ग्रेटर देन 0.06, इस अमाउंट से ऊपर होना चाहिए, और टेम्परेचर शुड बी बिटवीन 0.01 टू 100. अगर आप इस टेम्परेचर में आप चाहते हो कि आपका गैस आपका पानी लिक्विड फॉर्म में रहे, तो आपको प्रेशर इससे ऊपर रखना पड़ेगा. आपका घर का प्रेशर इज 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये प्रेशर होता है आपके घर का. इसीलिए इस टेम्परेचर के रेंज में आप अपने पानी को लिक्विड स्टेट में देखते हो. अगर आप किसी भी तरीके से, प्लीज लिसन टू द वर्ड्स व्हाट आई एम सेइंग, क्योंकि ये एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू है, लोग यही सारे स्टेटमेंट्स उठाते हैं. अगर आप किसी तरीके से आप प्रेशर को रिड्यूस कर दो, इफ यू रिड्यूस द प्रेशर, आपने प्रेशर को इस अमाउंट से ऊपर ना रखकर, वाई एक्सिस को देखो, इस अमाउंट से आप प्रेशर को ऊपर ना रखकर अगर आप नीचे ले आओ, इस एरिया में ले आओ, तो आपको इसी टेम्परेचर के रेंज में आपको पानी कौन से फॉर्म में मिलेगा? इसी टेम्परेचर में जिसमें आप वाटर लिक्विड एक्सपेक्ट कर रहे थे, उसी टेम्परेचर के रेंज में अगर आप प्रेशर डिक्रीज कर दो, तो आपको जो पानी है वो वेपर फॉर्म में मिलेगा इन द टेम्परेचर ऑफ 0.01 to 100. Okay. Now, if you are at 1 atmospheric pressure and your temperature is 100 degrees Celsius, now your liquid starts converting into what? Vapor. Vapor. Why we say water का gas is a vapor? Because water vapor को vapor इसलिए टर्म यूज किया क्योंकि वो क्रिटिकल टेम्परेचर, जो पानी का क्रिटिकल टेम्परेचर होता है वो 374 डिग्री सेल्सियस होता है. बट पानी जो है वो अपने क्रिटिकल टेम्परेचर से पहले ही गैसियस स्टेट में आ जाता है, एज यू कैन सी. इसीलिए we say that the gaseous state which is created by water is a water vapor. Okay, so this is what your whole graph explains. अभी क्लास पॉइंट समझाने जा रही हूँ, जरा ध्यान से सुनना. ये एलएस ग्राफ देख रहे हो, लिक्विड सॉलिड स्टेट, ये ग्राफ देख रहे हो. इस ग्राफ को जरा देखो, इस ग्राफ की बेंडिंग कैसे हो रही है. इट इज बेंडिंग लाइक दिस. नॉर्मली ग्राफ ऐसे ऐसे बढ़ता है, ऐसे 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 ऐसे. ये ग्राफ ऐसे थोड़ा सा टेढ़ा है, ऐसा कर्व जैसा दिख रहा है. कैन यू सी? ये चीज देख पा रहे हो? Yes. इस ग्राफ के ऐसे दिखने का रीजन है पानी का एनोमलस बिहेवियर. पानी जो है, जब पानी का आप टेम्परेचर 0.01 से 0.04 के बीच में, जब आपका पानी 0.01 से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच में जब आपका पानी चलता है, आपका पानी थोड़ा सा अलग बिहेव करता है. ये बात आपको 10th स्टैंडर्ड में बताई गई है. इट हैव एनोमलस बिहेवियर. जहां पर पानी को फ्रीज होने के टाइम पे कंप्रेस होना चाहिए, वो एक्सपांड होता है. देयर इज एन एक्सपांशन. और जहां पर एक्सपांड होना चाहिए वहां पे वो कंप्रेस होता है. ये कंडीशन आपको पता है, हाँ या ना? Yes. मतलब जब आप 0.01 से 4 डिग्री सेल्सियस की तरफ बढ़ते हो, आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो. आपके हिसाब से टेम्परेचर बढ़ाने के बाद पानी के मॉलिक्यूल्स को एक्सपांड होना चाहिए, बट आपका पानी का मॉलिक्यूल 0.01 से 4 के बीच में एक्सपांड नहीं होता. जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो आपका पानी कैसा बिहेव करता है? क्या होता है वो 0.01 से 4 के बीच में? Compress होता है. Density बढ़ Compress. जाती होता है. Density बढ़ जाती है Yes. बर्फ. है. और Density वहीं पे बढ़ती है. अगर आप उल्टा जाते हो, 4 डिग्री सेल्सियस से 0.01, आप ठंडी बढ़ा रहे हो, 0.0 की तरफ जा रहे हो. पानी 4 डिग्री सेल्सियस से आप 0.0 की Volume तरफ जा बढ़ता रहे हो, है. तो आप ठंड बढ़ा रहे हो. एक्सपांड होता है. वॉल्यूम बढ़ जाता है. तो नॉर्मली इट इज एक्सपेक्टेड कि उसको कंप्रेस हो जाना चाहिए, क्योंकि चीज ठंडी होने के वक्त कंप्रेस होती है. पर पानी जो है वो 4 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस के बीच में एक अलग बिहेवियर दिखाता है. इंस्टेड ऑफ कंप्रेशन वो एक्सपांशन शो करना चालू कर देता है. यही एनोमलस बिहेवियर आपको इस ग्राफ में देखने के लिए मिल रहा है. इसीलिए ये जो आपका ग्राफ का ये वाला पार्ट है, यहाँ पर आपको नेगेटिव स्लोप देखने के लिए मिलता है. इट हैव अगर आप इसका ग्राफ का स्लोप निकालोगे तो आपको यहाँ पर नेगेटिव स्लोप देखने के लिए मिलेगा. सो ये वाला जो पार्ट मैंने ऐसा ड्रॉ किया है, ये इंटेंशनली ड्रॉ किया है. ये पानी के एनोमलस बिहेवियर को समझाता है, एलएस ग्राफ. ओके, नॉर्मली नाउ आई एम ड्राइंग फॉर CO2, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में इतना कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं है, जिसका आपको एक ग्राफ दिया है. जस्ट लुक एट द ग्राफ फॉर कार्बन डाइऑक्साइड. सेम आपका फेस चेंज इन फेस का ग्राफ कार्बन डाइऑक्साइड के लिए बनाया गया, प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर के लिए इन डिग्री सेल्सियस एंड ऑफ कोर्स इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर ओनली. ATM में ही मेजर किया जा रहा है. सो दिस इज द ग्राफ व्हिच वाज एक्सपीरियंस्ड फॉर योर व्हाट वी से CO2. पानी का ग्राफ ऐसा आया था, CO2 का ग्राफ स्ट्रेट गया है. सो दिस इज SV, this is LS,
एंड दिस इज सॉलिड पार्ट. इस टेम्परेचर के बिलो में आपका जो, और इस प्रेशर के अबव में आपका जो CO2 है वो सॉलिड स्टेट में रहता है, दैट इज ड्राई आइस. देन दिस इज लिक्विड पार्ट. इस पर्टिकुलर प्रेशर के ऊपर और इस टेम्परेचर के रेंज में आपका जो CO2 है वो लिक्विड स्टेट में रहता है. अगर आप उसके नीचे लेकर आओगे, अगर आपने प्रेशर रिड्यूस किया और टेम्परेचर इतना ही रखा, तो आपको वो वेपर फॉर्म में भी देखने के लिए मिल जाएगा आराम से. सो दिस इज क्रिटिकल पॉइंट. Okay, now this part is your triple point. This is LS curve, this is LV curve. यहाँ से आपका लिक्विड से वेपर में कन्वर्शन हो जाता है. आप CO2 को इजीली लिक्विड से वेपर कन्वर्ट कर सकते हो एज कम्पेयर टू द वाटर. CO2 आराम से लिक्विड से वेपर कन्वर्ट होता है, इजीली आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो. सो ट्रिपल पॉइंट फॉर लिक्विड इज एट, फॉर CO2 इज -56.6 डिग्री सेल्सियस. बहुत कम टेम्परेचर पे वो ट्रिपल पॉइंट शो करता है at a pressure of 5.11 atmospheric pressure. And a critical point for your CO2 is 730 atmosphere. And your temperature at which you can experience your critical point, that is your CO2 is converted into vapor, is very small. 31.1 डिग्री सेल्सियस पे आप अपने CO2 को वेपर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो. मतलब CO2 बहुत आराम से वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है. सो दैट द टेम्परेचर एट विच योर CO2 इज कन्वर्टेड टू योर गैशियस फॉर्म इज 31.1 डिग्री सेल्सियस. ओके, एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू गैशियस फॉर्म. यहाँ पर वेपर जैसा कोई कंडीशन नहीं है. भले मैंने LV ग्राफ लिखा है, बट वेपर जैसा कोई कंडीशन नहीं है. इट इज इन द गैशियस फॉर्म. ये आराम से, ये अपने टेम्परेचर से बिलो टेम्परेचर में गैस फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होता. वो इजीली गैस, CO2 इज अ गैस, इट इज नॉट वेपर. कीप इट इन माइंड. भले हमने लिखते वक्त सॉलिड, लिक्विड एंड वेपर लिखा है, बट इट इज अ गैशियस फॉर्म. ओके, सो दिस इज द पार्ट फॉर द CO2. होप यू क्लियर. यहाँ पर ऐसा कोई बिलो वाला पार्ट नहीं है कि 100 से ही वो गैशियस फॉर्म दिखाना चालू कर दे. पर्टिकुलरली वो एक क्रिटिकल टेम्परेचर के बाद ही वो गैशियस फॉर्म दिखाना चालू करता है नॉर्मली. ओके, so this is what is experienced by for CO2. So solid, liquid and gas. As you can see this graph, मेरे को CO2 का आपको सिर्फ ये वाला पार्ट समझाना है, बाकी चीजें आपको इतनी इजीली नहीं समझेगी. ये वाला पार्ट देखो जरा. पानी का ये पार्ट थोड़ा सा बेंड था, जो एनोमलस बिहेवियर को एक्सप्लेन कर रहा था. और इसमें यू कैन सी द चेंज, डिफरेंस बिटवीन द वाटर वन एंड द CO2 वन. दोनों के बीच में आपको डिफरेंस समझ में आ रहा होगा. ठीक है, सो दिस इज व्हाट अबाउट द ग्राफ. होप आपको समझ में आ रहा है मैंने क्या समझाया. सो दिस इज हाउ योर लिक्विड कैन बी कन्वर्टेड टू, अगर आप चाहते हो कि 31.1 डिग्री सेल्सियस पे ना कन्वर्ट होकर उससे बिलो में कन्वर्ट हो जाए वेपर में, तो उस चीज के लिए आपको प्रेशर को रिड्यूस करना पड़ेगा. यू नीड टू रिड्यूस द प्रेशर. अगर आप प्रेशर रिड्यूस कर दो तो आपका जो सॉलिड है वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, बिलो 31.1 डिग्री सेल्सियस होगी. तो यू कैन गो फॉर दैट. ये चीज होती है CO2 में. तो आप प्रेशर रिड्यूस करके भी आप बॉइलिंग पॉइंट को रिड्यूस कर सकते हो. दिस इज द मेन फिनोमिना कि अगर आपने प्रेशर रिड्यूस किया है तो बॉइलिंग पॉइंट को आप डिक्रीज कर सकते हो. जहां पर बॉइलिंग पॉइंट 100 हो रहा था, वहां पे वो बॉइलिंग पॉइंट, या जहां पर बॉइलिंग पॉइंट 31.1 हो रहा है, उससे कम में ही आपका लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा. सो बिलो दिस टेम्परेचर एंड बिलो दिस प्रेशर योर सॉलिड एंड वेपर आर इन इक्विलिब्रियम. Above this temperature and above this pressure, your liquid and solid are in equilibrium. And above this temperature and below this pressure, your liquid and vapor are in equilibrium. इसका मतलब ये है कि यहाँ पर सॉलिड और लिक्विड स्टेट आपको एक साथ इक्विलिब्रियम में देखने के लिए मिलेंगे. यहाँ पे सॉलिड और वेपर फॉर्म, मतलब सॉलिड डायरेक्टली वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होकर इक्विलिब्रियम में देखते हुए मिलेगा, और यहाँ पर सॉलिड लिक्विड डायरेक्टली वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होकर आपको ये दोनों स्टेट इक्विलिब्रियम में एक साथ देखने के लिए मिलेंगे. दिस इज व्हाट दिस ग्राफ एक्सप्लेन्स. कोई डाउट है आपको ग्राफ में तो पूछ सकते हैं. कोई डाउट है आपको? मैं आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स रख रही हूँ. आई वांट यू टू रीड दो स्टेटमेंट्स. देखो आपको समझ में आ रहा है क्या. जैसे कि मैंने कहा कि अगर आप सामने होते तो मैं आपको नोट्स लिखवा देती डायरेक्ट, और बोलती कि रीड करो और देखो आपको कुछ ऐसा है जो नहीं समझा है तो पूछो.
तो वही नोट्स मैं आपके सामने रख रही हूँ. आई वॉन्ट यू टू रीड दोज नोट्स सो दैट आपको स्टेटमेंट्स क्लियर हो रहा है क्या, वो चीज देख के लो. ठीक है, जस्ट लुक एट द नोट्स. चीजें क्लियर है आपको? रीड कर पा रहे हो इतना है? No. कैन यू सी एंड रीड? No, ma'am. बहुत blur. Blur. Is it fine now? Can you see the things now? No, ma'am. No, ma'am. Blur है. No. Very blur. Still it is blurred. Very blur. Okay, fine. Is it okay now? Yes. Okay, start reading the statements then. या फिर मैं रीड कर रही हूँ, आप सुन सकते हो चाहिए तो. अब प्रेशर टेम्परेचर डायग्राम आर कॉल्ड एज फेज डायग्राम. अभी हमने ऊपर देखा प्रेशर टेम्परेचर डायग्राम, जो कि हमने प्योर वाटर और CO2 के लिए हमने अभी देखा. सो द प्रेशर टेम्परेचर, ओके आई एम रीडिंग, जस्ट आप एक बार स्टेटमेंट्स आप सुनते जाओ. अगर नहीं दिख रहा है तो वेल एंड फाइन. A pressure temperature diagram are called as phase diagram. It is very useful in comparing different phases of the substance. फिर उसके बाद I am explaining you the vaporization curve. Vaporization curve is LV curve. LV curve को vaporization curve बोला जाता है. ठीक है? So we are discussing about LV curve now. The curve labeled as LV represents those points where liquid and vapor phases are in equilibrium. ये statement clear है आपको? स्टेटमेंट समझ में आ रहा है? जिस कर्व पे हमने जिस कर्व को हमने एलवी कर्व बोला है, वो आपके उन फेजेस को एक्सप्लेन कर रहा है. दैट इज आपका उस पर्टिकुलर कर्व के पार्ट पे आपका लिक्विड उस पर्टिकुलर कंडीशंस में, प्रेशर और टेम्परेचर के कंडीशन में आपका लिक्विड और वेपर, ये दो फेजेस एक दूसरे से इक्विलिब्रियम में होते हैं. इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है मैंने क्या समझाया? आर यू क्लियर एवरीवन? Yes. Okay. Now, it is a graph of, since your liquid is being converted to gaseous state, LV curve है तो liquid is converted to vapor, ऐसा curve है ये. So it is a graph of boiling point versus pressure. ये liquid से vapor आपका conversion boiling point के ऊपर ही होता है. So यहाँ पर it is a graph of boiling point versus pressure. अब ये चीज हमको समझ में आई है ग्राफ से देखने के बाद कि हम चाहे तो बॉइलिंग पॉइंट को रिड्यूस कर सकते हैं. किस तरीके से? हाउ यू कैन रिड्यूस द बॉइलिंग पॉइंट? क्या करना होगा उस चीज के लिए? बोलो. प्रेशर डिक्रीज. एग्जैक्टली. तो ये ग्राफ आपको ये एक्सप्लेन करता है कि अगर आप प्रेशर डिक्रीज कर दो तो आपका बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज किया जा सकता है. मतलब जरूरी नहीं कि आपका पानी को आप 100 पे ही आप वेपराइज करो. अगर आप उसका प्रेशर रिड्यूस करो तो वो 100 से पहले, जैसे कि यू कैन लुक एट द ग्राफ नाउ, अगर आप 100 से पहले ही 100 के बिलो अगर आप चाहते हो 100 के बिलो अगर आप चाहते हो कि आपका जो लिक्विड है वो डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट हो जाए, तो अगर आपने प्रेशर को इस वैल्यू से नीचे लिया, ये जो भी वैल्यू है प्रेशर की उससे अगर आपने नीचे लिया, तो आपके इसी टेम्परेचर के रेंज में आपको आप बॉइलिंग पॉइंट को ला सकते हो. समझ में आ रहा है मैंने क्या समझाया? समझा व्हाट आई सेड? Yes. Now look at the statement again. The curve shows that at one standard atmospheric pressure, the boiling point of water is 100 degrees Celsius, and boiling point can be lowered by decrease in pressure. Are you clear with the statement till here? समझा आपका LV ग्राफ? Yes. कोई प्रॉब्लम नहीं है? No. आगे बढ़े? Yes. ओके. फ्यूजन कर्व इज योर LS कर्व, जो आपने लिक्विड और सॉलिड का कर्व देखा, दैट इज बिटवीन 0.01 टू 100 डिग्री सेल्सियस के बीच में आपका सॉलिड जो होता है वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है. उस चीज के लिए भी मैंने आपको एक स्टेटमेंट दिया कि उस चीज को ऑब्जर्व करने के लिए भी हमको एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ प्रेशर के ऊपर रहना है, तो ही हम सॉलिड और लिक्विड स्टेट को एक साथ देख सकते हैं. एज यू कैन सी अबाउट दिस लाइन ही आप लिक्विड स्टेट को ऑब्जर्व कर सकते हो बिटवीन दिस टेम्परेचर रेंज 0.01 टू 100. समझ में आ रहा है मैंने क्या कहा? समझा व्हाट आई सेड? समझा एवरीवन? बोलो गाइस. Yes. समझा मैंने क्या कहा? कि अगर आपको सॉलिड को लिक्विड के फॉर्म में देखना है बिटवीन टेम्परेचर 0.01 टू 100, तो आपके इस प्रेशर का वैल्यू आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा.
आपको इस प्रेशर के ऊपर रहना पड़ेगा, तो ही आप उस टेम्परेचर के रेंज में सॉलिड को लिक्विड फॉर्म में देख सकते हो। अदरवाइज सॉलिड लिक्विड फॉर्म में नहीं रहेगा अगर आपने प्रेशर को रिड्यूस किया तो। आपका घर का प्रेशर इज 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे आपका जो सॉलिड है वो 0.01 टेम्परेचर से 100 डिग्री सेल्सियस के बीच में लिक्विड स्टेट में होता है। समझ में आ रहा है मैंने क्या कहा? Yes. So look at the statement now. The graph is a freezing point versus pressure. ये जो ग्राफ है ये freezing point versus pressure के बीच में है। और at 1 standard atmospheric pressure, the freezing point of water is 0 degree Celsius, while at the same pressure, the boiling point of water is that is at the same pressure your water is in the liquid form between 0 degree Celsius to 100 degree Celsius. Is it clear? After 100 degree Celsius, it is in the vaporized form. समझ में आ रहा है स्टेटमेंट? Yes. समझा? Yes. Okay. Yes. Now, the LS curve for water slopes upward. जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पानी का जो LS कर्व होता है वो ऊपर की तरफ अपवर्ड डायरेक्शन में स्लोप करता है. It is because of the anomalous behavior of water. That is all because of the anomalous behavior of water. वहीं पे जब हमने CO2 का देखा था, when we observed CO2 का और पानी का देखो अलग अलग है. नॉर्मली सिर्फ पानी के लिए ये ग्राफ नेगेटिव स्लोप में मिला है, अदरवाइज बाकी के सारे पॉजिटिव स्लोप में होते हैं. The LS curve of water slopes upward to the left, that is fusion curve of water has slightly negative slope. This is because of water expansion on freezing. समझ में आया? However, for most materials like CO2, the fusion curve has the positive slope. इसको हम fusion curve बोलते हैं, जहां पर आपका सॉलिड और लिक्विड एक साथ इक्वेशन से नीचे जाते हो, it is being converted freezing condition में आते हो. You have a graph for freezing condition. You went for the freezing condition. इसीलिए इसको fusion curve बोला जाता है. Liquid solid state. This is your fusion condition. Hope you are clear. Hope you are clear, everyone. Yes. Yes. And the last one is SV curve. SV curve. This is sublimation curve. This part is the sublimation curve. इस कंडीशन में आपका सॉलिड जो है वो डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट होता है, एंड फॉर दैट योर टेम्परेचर शुड बी बिलो 0.01 एंड योर प्रेशर शुड बी व्हाट, हाउ मच मस्ट बी द प्रेशर वैल्यू फॉर कन्वर्टिंग एस टू बी 0.006. yes, below 0.006 and the temperature 0.01, your solid will be directly converted to vaporized state. Hope you are clear with the statements. ग्राफ आपको समझा है सबको सब अच्छे से? Yes. 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 हम यहाँ पर आज वाइंड अप करते हैं. मैं आपको ये नोट्स अभी सेंड कर देती हूँ. आपको क्या करना है, आपको ये सारी चीजें रीड करके रखनी है. अगर ऐसा कुछ भी है जो आपको ये एक्सप्लेनेशन में नहीं समझा हो तो वो चीजें हम कल फिर से डिस्कस करेंगे, ठीक है? बट ग्राफ आपको समझना है.